मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एनसीईआरटी की 6 क्लास की हिंदी की बुक का पाठ 10 पढ़ाऊंगी, जिसका कि शीर्षक है झांसी की रानी। ये एक कविता है और इसको श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। और इसमें लगभग 18 पद हैं। बहुत बड़ी ये कविता है। आओ देखते हैं इस कविता में क्या है। शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की यह तलवार पुरानी थी। मुंडेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका भावार्थ हम समझते हैं कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज्य कर लिया, हमारे देश के राजाओं को सबको गुलाम बना लिया, काफ़ी सारा एरिया ऐसा था जिन पे पूरी तरह से अंग्रेजों का राज्य होता जा रहा था। तब एक टाइम ऐसा आया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी भ्रकुटी तान के उठ खड़ी हुई और उन्होंने पूरी फाइट दी। तो उससे क्या हुआ? ये जो लाइन आई है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो एक बार ऐसी उन्होंने फाइट देनी शुरू की कि अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे थे और हमारा जो एक भारत बिल्कुल बूढ़ा सा हो के बिल्कुल नीरस और ऐसा हुआ पड़ा था। कोई भी फाइट नहीं दे रहा था, सब गुलाम बने चुपचाप बैठे थे। तो उस भारत में एक बार फिर से नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो देश की आज़ादी गुम गई थी, चली गई थी। आज़ाद देश में नागरिक कितना खुश था, और जब हम गुलाम हुए तो क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सब को देख के जो आज़ादी की कीमत थी सबने पहचान ली थी। और लोगों ने मन में ठान लिया था कि इन फिरंगियों को दूर भगाना है। या फिरंगी से मतलब अंग्रेजों को। फिरंगी का मतलब क्या है? अंग्रेजों को दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये क्रांति जो शुरू हुई सन 1857 में शुरू हुई। सन 1857 में तलवार किसने शुरू की? उठाई रानी लक्ष्मीबाई ने। और तब से ये क्रांति चलती रही। तब जाकर हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इतने दिनों तक हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहानी हमें कौन सुनाते थे? बुंदेले हर बोले मतलब ये जो झांसी ग्वालियर उस तरफ का एरिया है वो बुंदेलखंड कहलाता है। तो वहाँ के लोग अपनी कविता द्वारा, गीतों द्वारा लोगों को जाकर बजा गा कर सुनाते थे। इसलिए कहा गया ये कि बुंदेले हर बोलों के मुँह। वो हर बोले कहलाते जो गा कर। और पहले पुराने टाइम में ये मीडिया और मोबाइल्स और ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। तो इस तरह की गाथाएं वगैरह जो सुनाते थे, वीरों की कहानियाँ, वो बुंदेल हर बोले लोग होते थे जो जगह जगह
गा जाकर वीर गाथाएं सुनाया करते थे गा गा कर। तो इसलिए ये बात आई कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी। वो लोग जगह जगह जाकर रानी की कविता कहानी सुनाया करते थे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी ये ही सहेली थी। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर में नाना थे, उनकी मुँह बोली बहन, इनका जो रानी लक्ष्मीबाई का, उन्होंने नाम छबीली रखा हुआ था। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये अपने पिता की अकेली संतान थी। वो नाना के संग ही खेलती थी, पढ़ती थी, सारे काम नाना के संग ही करती थी। और बर्छी ढाल कृपाण कटारी ये सब उनकी सहेली थी, उनके साथ ही खेलते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उनको वीर शिवाजी की गाथाएं ये सब मुँह जवानी याद है। शिवाजी भी मराठे के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उनकी जो कहानियाँ थीं उनको मुँह बोली ओरली याद थी। तो ये सारी कहानी कौन सुनाता था? ये बुंदेले लोग जा जाकर सारी कविताएं सुनाते थे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होकर होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये तो थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मी और दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, जैसे लक्ष्मी और दुर्गा के समान वो वीरता की अवतार थी, जैसे उन्हीं बिल्कुल उन्हीं का अवतार हो। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। जो मराठे थे वो भी उसके तलवारों के वारों को देखकर बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो युद्ध करने के लिए जो जो जैसे व्यू रचना की जाती है, चारों तरफ से किसी को कैसे घेरा जाए, वो सारा वो खेल में करते थी कि व्यू बनाना, फिर नकली युद्ध करना, तो ये सारी चीज़ें, और सैन्य घेरना, सैनिकों को कैसे घेरा जाएगा, दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को, महलों के दरवाज़ों को उनको कैसे तोड़ा जाएगा, ये सब वो खेल में ही आपस में खेलते थे। और ऐसे खेल खेला करते थे कि ये सारे खेल में ही सीखते थे वो सारा, और बचपन से ही ये सब कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी। तो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो उनकी आराध्य थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी अब आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो अब क्या हुआ, रानी थोड़ी सी बड़ी, बहुत ही छोटी एज में उनकी शादी हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की
सगाई हो गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और उनकी फिर शादी हो गई। पहले उनका नाम मनु था, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राजमहल में बदी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बंदोलों की बुर्दावली से अब आई झांसी में। तो जब कोई शादी ब्याह होते हैं तो सभी के घर नाच गान और बधाइयाँ वगैरह गाई जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो इसी तरह जब शादी हुई तो झांसी में भी खुशियाँ छाईं। सुबह बंदोलों की बुर्दावली सी अब आई झांसी में। तो ये बिरुदावली क्या है? ये है कि बुंदेले लोग उनकी यश गाथा इस तरह से झांसी में गाते थे। यश गाथा कहते हैं बिरुदावली को। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। तो इस तरह से झांसी की रानी शादी होकर लक्ष्मीबाई शादी होकर झांसी आई। उन्होंने उनकी शादी गंगाधर राव झांसी के राजा उनके साथ हुई। तो वो इस तरह से झांसी पहुंच गई, झांसी की रानी बनकर। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी शोक समानी, रानी शोक समानी थी, बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो अभी तो बस सौभाग्य उदित हुआ था, खुशियाँ थी, महलों में उजियाली छाई थी, किंतु कालगति को चुपके चुपके काली घटा ने महल को घेर लिया। कालगति वहाँ आ गई। तीर चुराने वाली कर में उससे चूड़ियाँ कब भाई। तो वो जो तीर चलाने वाली थी उसको चूड़ियाँ हाथों में कब भाई। थोड़े से दिन में ही, शादी के थोड़े दिन बाद ही रानी विधवा हो गई, यानी राजा जो झांसी के राजा थे उनकी डेथ हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। तो राजा की डेथ हो गई और उनके उस टाइम कोई संतान भी नहीं थी, कोई बच्चे भी नहीं थे। तो रानी बड़े शोक में पड़ गई, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। नेक्स्ट है, बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज तुर्क पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। जैसे ही जो डलहौजी था, ब्रिटिश राज का जो उन्होंने भेजा हुआ था, उसको जैसे ही ये पता चला उसका कि झांसी का दीप बुझ गया है, राजा की डेथ हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने तुरंत वहाँ पर सेना भेजकर अपना झंडा लहरा दिया। लावारिश का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। इस तरह से जैसे झांसी लावारिश हो गई है, अब इसका कोई वारिस नहीं है, वो वारिस बन के आई कि हम वारिस हैं इसके, और उसने अपना झंडा झांसी पर लहरा दिया, झांसी पर कब्जा किया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई पिरानी थी, बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी बहुत ही ज़्यादा रानी दुखी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई, तो उन्होंने जब ये देखा कि मेरी झांसी तो वीरान हो गई है, इसका कोई वारिस नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया। वो आगे बताते हैं आपको कविता के जरिए। अन्न विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वे भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया,
राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। जब ये अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो ये व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, और अब इन्होंने इस तरह से पैर पसार लिया था पूरे देश में कि वे किसी की भी, राजा नवाबों की भी कोई बात नहीं सुनते थे और उनको पैरों से ठुकरा देते थे उनकी बातों को। इस तरह का हाल देश में, पूरे देश में हो गया था। अंग्रेजों ने इस तरह कर रखा था। रानी दासी बनी वह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो रानी थी अब वो दासी बन गई थी, और जो दासी थी अब वो महारानी बन गई थी। इस तरह का टाइम आ गया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सभी जगह ये हाल था। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, बंगाली मद्रास, पंजाब, सिंध, ब्रह्मा, सभी जगह अंग्रेजों का लगभग कब्जा हो चुका था और पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया था। तो चारों तरफ ही बहुत ही बुरा हाल था। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों की अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो राजा की रानियां थीं, वो अपने महलों में रो रही थीं। बेगम, नवाबों की बेगम भी, वो भी अपने गम से बेजार हुई जा रही थी। उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाज़ारों में बिकते थे और अंग्रेज अखबारों में ये निकालते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार ले लो। इस तरह से अखबारों में उनके सामान बेचने के इश्तिहार निकाले जाते थे। इस तरह से पूरे राजे महाराजाओं की इज्जत लुटाई जा रही थी। और ये सारा ये पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। ये जो हमारे राजा महाराजाओं, देश के लोगों की इज्जत थी, ये परदेसी लोगों के हाथ, दूसरे फिरंगी लोगों के हाथ बिक रही थी। ये सारी कहानी बुंदेले हर बोले जगह जगह जाकर सुनाते थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धनु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ? जो छोटी छोटी कुटिया थी, महल थे, सब अपमानित हो रहे थे, वेदना में जल रहे थे। वीर सैनिक भी बहुत परेशान थे। तब नाना पंतु धन पेशवा ने धीरे धीरे करके
सामान जुटाना, फाइट देने का सामान जुटाना शुरू किया और उनकी बहन छबीली ने रणचंडी बन कर दिया प्रकट आह्वान। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया कि हम इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे, हम फाइट देंगे। और हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इस तरह से उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने जिस प्रकार सोए हुए लोग थे उनको जगा दिया। सबके मन में एक आशा की किरण जाग उठी और सभी ये चाहने लगे कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाना चाहिए। ये एक ज्योति किसने जगाई? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने लगाई? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति आरंभ की और एक ज्योति सबके मन में जल गई। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। इस तरह से महलों में भी और झोपड़ियों में भी सब में जाला थोड़ी थोड़ी आग सुलग गई कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, इस तरह से तो हम चुप बैठे तो काम। तो सभी ने ये चाहा, सबके मन में ये बात आने लगी कि अब हमें स्वतंत्र होने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। और यही जैसे ही ये ज्वाला सबके मन में सुलगी और झांसी की रानी ने शुरू करवाई, तो देखो झांसी चेती, फिर उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह के लोग उठ के खड़े हो गए। एक बार थोड़ी सी मन में ज्योति जगाने की आवश्यकता थी और वो ज्योति रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही जगाई तो सबके मन में ये आने लगा कि ये एक लेडी फाइट दे रही है तो हम क्यों ना फाइट दें। तो उन्होंने इस तरह से सबके मन में ये एक ज्योति जगा दी और सब जबलपुर, कोल्हापुर और ये सब के मन में ये आने लगा, सभी फाइट देने के लिए तैयार होने लगे। ये कहानी बुंदेले लोग सुनाते थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धंधो तातियाँ चतुर अजीमुल्ला सतना, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों ने भाग लिया। उनमें से ये जो नाम आए हुए हैं, नाना धंधुपन, तात्या, अजीतुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, अभिराम और ये सारे जिन्होंने स्वतंत्रता की इस महायज्ञ में भाग लिया और उनके नाम भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। जो नाम किसी बुक में स्वतंत्रता की बल देवी के लिए जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया उनके नाम बुक में आ गए, तो वे नाम हमेशा चलते रहते हैं और वो नाम अमर हो जाते हैं। यही इसमें कहा है कि इतिहास के गगन में अमर रहेंगे। अमर मतलब जिनके नाम कभी मिटते नहीं हैं, उनके नाम कभी मिटेंगे नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनके नाम पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के महायुद्ध के लिए जो आंदोलन किए जाते थे, जो किया जाता था,
उसको अंग्रेज सरकार जुर्म मानती थी। क्या मानती थी? जुर्म मानती थी और उसकी भी सजा दी जाती थी। उनकी कुर्बानी को जुर्म माना जाता था। ये सारी बातें बुंदेली लोग अपने मुंह से सुनाते हैं। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उससे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह अपनी गाथा झांसी के मैदानों में वे छोड़ चले और जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी बनी हुई खड़ी थी, मतलब मर्दानी मतलब मर्द जैसी, आदमी जैसी बनकर पूरे मैदान में डटी हुई थी। लेफ्टिनेंट वाकर वहाँ आया और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रानी ने जैसे ही तलवार खींची, युद्ध प्रारंभ किया, तो वो डर के भाग जख्मी हो गया और वहाँ से डर के भाग निकला। उसको बहुत ज़्यादा अजब हैरानी थी कि ये इस तरह की लेडी किस तरह से युद्ध कर रही है। ये सारी कहानी बुंदेली लोग सुनाते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी झांसी को जीत के आगे और जीतती हुई कालपी पहुंची और बहुत देर तक निरंतर मीलों तक घोड़ा उनका दौड़ रहा था। तो वो घोड़ा थक कर गिर गया भूमि पर और वहीं वो स्वर्ग सिधार गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से खाई रानी से हार। यमुना तट पर भी अंग्रेजों ने रानी से हार खाई थी और रानी उसके बाद विजयी होकर ग्वालियर पर अधिकार जमाने के लिए चली आगे और बढ़ चली थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये सिंधिया ग्वालियर के राजा सिंधिया है, उनका भी बहुत बड़ा महल वहल बना हुआ है। आपने माधवराज सिंधिया और विजय राजे सिंधिया ये सब नाम सुने होंगे। तो ये सारे सिंधिया परिवार के ही लोग हैं, राजे महाराजे हैं। तो ये ग्वालियर के राजा थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों को कोई फाइट नहीं दी और अपनी राजधानी छोड़ दी थी, बिना फाइट दिए यूं ही छोड़ दी थी। तो ये सारी कहानी वो दिल्ली लोग सुनाते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, सबके जर्नल अब के जर्नल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो उसमें भी उनको विजय मिली, पर अब सेना चारों तरफ उनके बीच घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख उनके मुंह की खाई थी। अब जनरल स्मिथ ने फिर मुंह की खाई थी और रानी की 2 सखियां थी, कान्हा और मंदिरा। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में खूब लोगों को मारा, खूब मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो स्मिथ को ने भी मात खा ली, पर उसके पीछे हीरोज आ गया और रानी अब गिर चुकी थी। ये कहानी बुंदेली लोग सुनाते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु
सामने नाला आया यह संकट था विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु भौतेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आगे रानी बढ़ी सबको मार काट कर, किंतु अब समय संकट का आ गया था। उनका जो घोड़ा था वो अड़कर खड़ा हो गया था। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे। घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा था और इसलिए और चारों तरफ से रानी को शत्रुओं ने घेर लिया था। रानी गई सिद्धार्थ चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। तो घोड़े को नाला आ गया और घोड़ा नाला पार नहीं कर पा रहा था, वो नया घोड़ा था। तो इस तरह से रानी चारों तरफ से अंग्रेजों के सैनिकों और उनसे घिर गई और उन्होंने रानी पर बार करके रानी को गिरा दिया। अब रानी घायल हो चुकी थी और उन्होंने वीर गति पाई। लेकिन रानी क्या कर गई ये देखिए। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज पर तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी तो स्वर्ग सिधार गई, पर उनकी चिता एक दिव्य सवारी बन गई और उन केवल 23 साल की उम्र में 23 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो रानी इतना अच्छा काम कर गई, सबके मन में एक ज्योति जगा गई और सब उन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेली हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से रानी हमको पथ रास्ता दिखा गई, जो उन्होंने हमें सीख सिखानी थी वो सीख सिखा गई। ये सारी कहानी बुंदेली लोग जगह जगह जाकर सुनाते थे। आओ रानी याद रखेंगे हम कर्तव्य भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। रानी हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, हम आपके कृतज्ञ रखेंगे और तेरा ये बलिदान जवान हमें जगाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे फांसी। चाहे इतिहास चुप हो जाए, इतिहास में कुछ ना लिखा जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी, चाहे झांसी गोलों से मिट जाए। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेली हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पर तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद एक अमिट निशानी थी। तेरा निशान कोई नहीं मिटा सकता।
तेरा स्मारक तू खुद होगी। स्मारक होता है कि जो किसी की याद में बनाया गया स्थान, तो वो स्थान स्मारक कहलाता है। लेकिन यहाँ तो ये रखा है, ये लिखा है कि झांसी भी चाहे पूरी मिट जाए लेकिन तेरा नाम नहीं मिटेगा। सारे इतिहास में चाहे इतिहास मिट जाए लेकिन लोग तुम्हें जानेंगे। और वो बात है भी कि देखो, इनकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जानेंगे। हमारे बुजुर्गों ने जानी, हमने जानी, आप लोगों ने जानी, और आगे आने वाली पीढ़ी सब भी जानेगी। तो इनका नाम कभी नहीं मिट सकता। ये ऐसे काम करके अमर हो गए, तो इनका नाम कभी नहीं मिटेगा। ये सारी कहानियाँ बुंदेले लोग गलियों में गा गा कर झांसी वाली रानी की वीरता की कहानियाँ सुनाया करते थे। इस तरह से ये पूरी कविता आपको अर्थ सहित मैंने समझाई है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।